श्रोताओं, हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सब किसान भाया ने और बेना ने आपकी गुलाबो बेन को घणो घणो राम राम सा। और गुलाबो बेन के साथे साथे मोहन भाई को भी घणो घणो राम राम सा। राम राम मोहन भाई। राम राम सा गुलाबो बेन। देखो सा, आज आप मंगलवार है और मंगलवार के दिन सजीव फोन इन कार्यक्रम लेन आप हाजिर भी गया है। बिल्कुल। और आज आप बातचीत करांगा कि भाई जैसे राष्ट्रीय दलहन जो दिवस है, इसके साथ मैंने कही कि देखो जायद में मूंग, उड़द और मूंगफली की खेती के बारे में बातचीत करांगा। इसके साथ में आप दलहनी फसला का मृदा स्वास्थ्य का प्रभाव का बारे में भी आप जानकारी लेवांगा। विशेषज्ञ का रूप में आज आप आमंत्रित किया है श्री मुकेश कुमार जी आमेटा साहब ने। आप हैं क्षेत्र प्रबंधक इफको चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल सा। तो अन्य विषयों संबंधित की भी कई भी समस्या अगर खेती बाड़ी में आ रही है या कोई भी किसान भाई अन्य विषय पे कई जानकारी लेना चाहे तो वे कार्यक्रम में टेलीफोन करन अपनी समस्या को समाधान पा सके, जानकारी प्राप्त कर सके। बिल्कुल ऐसा। और अपना कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 0147229020 और दूसरी लाइन का नंबर है 295020। तो देर करनी बात की, डायल करो फोन नंबर और पाओ विषयों संबंधित अपनी समस्या को समाधान। श्री मुकेश कुमार जी आमेटा साहब, जिशान की अबे आपने रबी की फसला करीब करीब किसान भाइयों के कंप्लीट वेवा लगी है जी। सरसों की कटाई हो चुकी है, चना की फसल भी पकाव की स्थिति पे है, गेहूं भी नजदीक आ गया है। तो किसान भाई जो है बनाने की अग्रिम तैयारी अबे शुरू कर देनी चाहेगा। और जायद में जना किसान भाइयों के देखो सिंचाई की बढ़िया व्यवस्था है, ऐसा किसान भाई के देखो जायद में मूंग है, उड़द है और मूंगफली है। अपना चित्तौड़गढ़ जिला की अगर बात करा तो ये जो प्रमुख फसला है, अना की खेती अपने किसान भाई करे है। तो अना के वास्ते प्रारंभिक तौर पे अगर कोई किसान भाई तैयारी करना चाहे तो बनाने कई कई चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगा और कई तैयारी करनी पड़ेगा। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को राष्ट्रीय दलहन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दलहन अपने लिए फसलों के लिए बहुत अच्छी है और मृदा स्वास्थ्य सुधार में बहुत उपयोगी होती है जी। इसलिए किसान भाइयों को इसका अपने को दलहन का बुआई करनी चाहिए। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी अपनी फसलें सरसों कट चुकी है, चना भी कटने की तौर पे है, गेहूं भी आने वाले समय में कटेगा। लेकिन जो खेत खाली हो गए हैं और अगर उसमें आपने बताया कि सिंचाई की व्यवस्था अगर हमारे किसान भाई पे है तो वो दलहनी फसलों का अभी जायद में उपज ले सकता है। और ये उपयुक्त समय चल रहा है। अभी तिल के लिए किसान भाई अपने खेत की तैयारी कर सकता है जो खेत खाली हो गए हैं। और आने वाले मार्च के पहले सप्ताह में वो हम किसान भाई हमारे मूंग, उड़द और चौला जो बोलते हैं कौपी, उसका भी अपनी बुआई कर सकता है। और अभी तैयारी का उपयुक्त समय है। किसान भाई अगर तिल लगाना चाह रहा है तो अभी अपनी खेत की तैयारी करके वो तिल की बुआई कर सकता है। तो गुलाबो बेन देखो सा, जो भी अपने किसान भाई कार्यक्रम हो रहा है वहाँ ने एक बार अपना कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर और बता दा ताकि वे वहाँ ने फोन करवा में सुविधा हो जाए। वहाँ का कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 0147229020 और माँ की दूसरी लाइन का नंबर है 295020। तो देखो आमेटा जी, चाहे किसी भी फसल हो, किसान भाई जो भी फसल को चयन करे वो मिट्टी और जलवायु के अनुसार करना चाहे। तो अबाणु आप जायद की फसल की बात कर रहा है, उड़द की, मूंग की, मूंगफली की आप बात कर रहा है, तो आपने चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र के लिए
कसे किस्मा या की उपयुक्त है? हाँ, अपने आसपास के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के लिए हमारे किसान भाई जायद में तिल भी उपयोग में करता है, उसकी फसल लेता है। साथ साथ में मूंग उड़द का भी जायद की फसल में उपज लेता है। मूंगफली की बुआई भी किसान भी हमारे जिनके पास पानी की व्यवस्था है तो वह गर्मी में के मौसम में मूंगफली का भी उत्पादन लेता है। तो इन फसलों का वह उपयोग करके अपना फसल उत्पादन बढ़ा सकता है। किस्मा की अगर बात करें तो जायद में SML 668 है, और इनके साथ में मूंगफली की अगर बात करें तो TAG जो जायद की है, TAG 24 है, TG 27 है। जी मुकेश कुमार जी, जिशान की किसान भाई अबार अना किस्मा को चयन कर लेगा, लेकिन बना के सबू ज्यादा समस्या यूं आएगा चूंकि कही है कि देखो खेत अबार रबी का बहुत लगभग खाली हुआ है जी, और देखो खेत में कही है कि बहुत ज़्यादा पोषक तत्व की भी जरूरत है, खेत की तैयारी भी उन्हें करनी पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा खरपतवार भी है। खेत की तैयारी आपने किसान भाई कई तरीकों करेगा? हाँ, किसान भाई जो खेत खाली हो चुके हैं वो हमारे 1-2 जुताई करके खेत की तैयारी कर लें। उसके बाद में वो अपने किस्मों का चयन करके, जैसे कि आपने बताया है कि अगर वो मूंगफली बोल रहा है तो TAG 24 हो गया, TAG 27 हो गया, प्रतापराज मूंगफली है, उसके ये गर्मी के लिए उपयुक्त है। मुकेश कुमार जी है किसान भाई आप लोग। हाँ, राम राम सा नाम बताओ आप रो। गोर्धन लाल जी प्रजापति जी गोर्धन लाल जी, सवाल पूछो सो किसा गाँव फरमाओ। हमेरपुरा सारे मूंग बाड़ा 5-4 बीघा ने जो बुआशगा है ना बुआशगा। गोर्धन लाल जी, अभी जो आपको जायद के में अपने को मूंग की बुआई करनी तो उपयुक्त समय है, आप खेत की तैयारी कर लें। और जो मूंग की फसल में आप PDM 11 है, PDM 139 है, पूसा वैशाली है, और जो भी RGM 62 करके वैरायटी है, और SLM 668 है, ये उन किस्मों में जो अपने जायद के लिए उपयुक्त किस्में हैं और इन किस्मों का आप उपयोग करेंगे। इसमें 10 से 12 क्विंटल आपका उत्पादन भी मिलता है और ये फसलें बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी रखते हैं, जिससे बीमारियां भी कम आती है। तो आप इनमें से कोई भी किस्म का अपने चुनाव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोर्धन लाल जी माँ के कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और गुलाबो बेन आप बातचीत करिए हाँ कि भाई जायद में मूंग उड़द और मूंगफली की खेती अपन किसान करनी है और दलहनी फसलों का मृदा स्वास्थ्य पर कई प्रभाव पड़ेगा सा। तो पहले आप खेती बाड़ी की बात कर ला, वोटा बात में आप कही है कि मृदा स्वास्थ्य की बात करेंगे सर। हाँ साहब, देखो आमेटा जी, आज यानी 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस भी है। तो आप वो जानकारी लेना चाहवा कि यो दिवस मनावा को उद्देश्य कई है या अपने खेती बाड़ी में दलहनी फसला को कई महत्व है साहब? बिल्कुल सही बताया, दलहनी फसलों का अपने फसल उत्पादन में बहुत बड़ा महत्व है और दलहनी फसल ही एक कुदरत ने उनको एक शक्ति दी है जिसमें ये अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं। बाकी फसलों में, खाद्यान्न फसलों में अपने को ऊपर से देना पड़ता है यूरिया की मात्रा का, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, लेकिन दलहनी फसलों में गांठें पाई जाती है। हाँ, जिसमें एक प्रकार का जीवाणु होता है जो हवा की नाइट्रोजन को फिक्स करता है पौधे के अंदर। तो उससे उसको नाइट्रोजन की अपने को ऊपर से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बुआई के टाइम में उसको थोड़ा बहुत अपने को यूरिया की आवश्यकता पड़ती है अगर अपन SSP का प्रयोग कर रहे हैं बुआई के अंदर, अगर उर्वरक का, और अगर अपन DAP डाल रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी होता है, तो अतिरिक्त हमें यूरिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वो फसल जो दलहनी फसल है वो भूमि सुधारक भी होता है और इस फसल को लेने पे कम पोषक तत्व की अपने को यूरिया देने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ अगर इस फसल लेने के बाद में अगली अपन कोई खाद्यान्न फसल लेते हैं तो उसमें भी पोषक तत्व काफी मात्रा में उस फसल छोड़ के जाती है जो अगली फसल में अपने के लिए लाभदायक रहता है। तो इस प्रकार से ये फसल चक्र जो होता है वो अपने के उत्पादन को मेंटेन रखने के लिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि एक प्रकार की इसकी जड़ें भी होती है, वो ऊपर की होती है। खाद्यान्न फसल की होगी तो वो जड़ें गहरी जड़ें होती है, तो उसका जमीनी लेवल का भी जो पोषण है वो एक संतुलित पोषण चलता है। तो एक फसल चक्र के समावेश में दलहनी फसलों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और उत्पादन को बरकरार रखने के लिए फसल चक्र हमारे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। और मुकेश कुमार जी देखो साहब, यो जो आपने विश्व दलहन दिवस मनावा को जो मुख्य उद्देश्य है कि भाई अपना भारत देश ने कही है कि दलहन उत्पादन का क्षेत्र में ने कही है कि बहुत अग्रिम लेनो है, क्योंकि आल अपने अणि क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करवा की जरूरत है। तो कहिए यो जो आप जो दिवस मना रहे हैं, और अब देखो पिछला 7 तारीख ने अपने मध्य प्रदेश के अंदर अंडो एक बहुत बड़ो प्रोग्राम भी हुआ हो। तो जो भी किसान भाई है देखो दलहनी फसलों को महत्व भी है, और दूसरों कहिए कि ये जो शरीर का जितना भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर वगैरह है, तो अना की पूर्ति भी ये मानव शरीर के वास्ते भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अना ने कहीं अपना भोजन में शामिल करना है और अनारो उत्पादन आपने ज्यादा बढ़ाना है सा। पर मुकेश कुमार जी, सबसे बड़ी समस्या आजकल किसान भाई की यह है कि जायद की जो भी खेती कर रहा है तो वहाँ के साथ में कहीं वहाँ के खरपतवार की समस्या भी बराबर चलती रहे। बिल्कुल। तो अंडा नियंत्रण के वास्ते किसान भाई कहीं करे? बिल्कुल, खरपतवार के लिए किसान भाइयों को तो मैं तो ये सलाह कि स्टार्टिंग में अगर आपने बुआई कर दी उसके 15-20 दिन पे निराई गुड़ाई का अवश्य करें, जिसे खरपतवार मैनुअली तरीके से आप निकाल लें।
हैं और अगर निरे गुड़ाई के माध्यम से नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप रसायनों का भी प्रयोग करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आपको खरपतवार है तो जस्ट अंकुरण से पहले ही अपने को पेंडामेथालिन का उपयोग करके 1 लीटर 500 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे करेंगे तो आपके खरपतवार नहीं उखड़ेंगे। उसके अलावा अगर दलहनी फसल है तो अपन इमिजाथाइफर का उपयोग कर सकते हैं। 10 SL की आती है, वो 1 लीटर अपने को 500 लीटर पानी में। खड़ी फसल में भी अगर अपने को खरपतवार हैं चौड़े पत्ती के और अगर संकड़ी पत्ती के हैं तो क्विलान फोस का अपन उपयोग करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो अमिता जी देखो आजकल रासायनिक खाद को उपयोग बढ़तो जा रहा है और इसका दुष्परिणाम भी आप देख रहा हाँ। तो जो किसान भाई मिट्टी की बिगड़ी तक की जो स्थिति है विन्हें सुधार सके कि नहीं सुधार सके या सुधरवा की अगर संभावना है तो वी के लिए किसान भाई कई उपाय कर सके। किसान भाइयों को मैं ये बहुत आज की तारीख में खेती में सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि हमारा मृदा का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है और किसान भाई भी हमारे निरंतर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाते जा रहे हैं। और किसान भाई हमारे जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है गोबर की खाद से जो खाद का उपयोग करते थे वो लगभग पशु नहीं होने के कारण से किसानों की भी व्यवस्था है कि वो उपलब्धता नहीं करा पा रहा है और उसका प्रभाव सीधा उसके फसल के उत्पादन पे पड़ता है, मृदा की संरचना पे पड़ता है और उसके रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा उपयोग करने से उसके हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो इसलिए किसान भाई इसको सुधारने के लिए इन खादों का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनका उपयोग करेंगे। दलहन भी एक फसल उसके अंतर्गत है, अगर दलहन करेंगे तो मृदा में सुधार करेगा। जैसे कि जमीन के अंदर जीवाणु होते हैं और ये सीधा उसकी जमीन के अंदर जितना कार्बनिक पदार्थ है उसके ऊपर निर्भर करते हैं कि कितने जीवाणु होंगे। अगर निरंतर आज की तारीख में अपने को एक उचित खेती करने के लिए 0.5 से ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ जमीन में होना चाहिए, लेकिन आजकल जो जांचें हो रही है और उसमें सामने निकल के आ रहा है कि बहुत सारे खेतों में 0.2, 0.15, 0.1 तक में कार्बनिक पदार्थ चला गया है, जो बड़ा ही एक चिंतनीय विषय है। और जितने कार्बनिक पदार्थ जमीन का निरंतर गिरता जा रहा है उतने उस खेत में जीवाणु की संख्या में निरंतर गिरावट होती जा रही है और प्रभाव उत्पादन पे भी पड़ रहा है। और मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जीवाणु हैं वो ऐसे हैं जैसे कार्बनिक पदार्थ है, गोबर की खाद है, अपने शरीर के अंदर अगर ब्लड है और ब्लड के अंदर अगर आपने RBC है, WBC है, ऐसे ही जमीन के अंदर ये जो जीवाणु है ये RBC WBC की तरह है। एक तरह से खून है, कार्बनिक पदार्थ अगर खून है तो उसके अंदर WBC RBC ये सब अपने जीवाणु है। अगर ये निरंतर गिरते जाएंगे तो जैसे अपना खून में अगर इनके प्लेटलेट्स कम पड़ जाए, RBC कम पड़ जाए तो अपन जिंदे नहीं रह सकते हैं। ऐसी तरीके से फसल के लिए भी जिंदा रखने के लिए और उसके अंकुरण के लिए जीवाणु अति आवश्यक है, जबकि किसान भाई हमारे इसको नजरअंदाज करता है क्योंकि जीवाणु देखो आंखों से दिखता नहीं है तो किसान के भी नोटिस में नहीं आता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जमीन में जीवाणु होते हैं। किसान भाई हमारे अगर इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, आप कहीं पे भी ईंट का भट्टा देखो जहाँ आग जलाई हुई हो तो वहाँ पे अगर अपन बीज भी डालते हैं या चारा भी नहीं उगता है और बीज डालेंगे तो वहाँ पे भी वो बीज का अंकुरण नहीं होता है, तो उसका सीधा तात्पर्य है कि उस जमीन में जीवाणु की संख्या 0 है, तो वहाँ बीज डालेंगे उसका भी अंकुरण नहीं होता है। तो अगर खेत में अपन निरंतर जीवाणु की संख्या को गिराते जाएंगे तो अपना भविष्य में चलकर ये खेत भी ईंट के भट्टे की तरह हो जाएगा और उसमें अंकुरण नहीं होगा, जो आगे चल के एक बड़ा चिंता का विषय है। मुकेश कुमार जी देखो आप एक बाता मैंने किसान भाई ने बिल्कुल सही चीज समझी है कि जो अपना खेत है जना में आज आप खेती कर रहा अगर ढंग देखो तो अगर बड़द अपने किसान भाई कोई खेती करे तो बेटा हड़ भी हुदो नहीं लगे। बिल्कुल सही कहा, अतरा काटा वे गया खेत और वंडो मुख्य कारण ये है कि खेत के अंदर कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वह कम वेगी है और रासायनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वंडो कारण ये है कि किसान भाई अंधाधुन रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग कर रहे हैं और स्थिति अबार तक यह होगी कि देखो अगर जमीन में कार्बनिक पदार्थ है अगर आने की मात्रा आप दन अशानी कम करता रहा तो लगभग अपने खेती करवा के वास्ते जमीन नहीं बचेगा, तो बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय है। किसान भाई ने के ऊपर विशेष तौर ध्यान देना चाहे। पर मेन बात यह है मुकेश कुमार जी की देखो जो किसान भाई बाणु जायद महीने जैसे ये अना की खेती करे, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, चमड़ा वगैरह है, तो खेती करे तो देखो एक तो आप बतायो कि भाई अना की जो जड़ा है जमीन महीने के एक वड़ा के राइजोबियम की गांठा बनावे तो वे जमीन ने उपजाऊ कर दे। दूसरों के देखो अना का जो पत्ता है वे खेत में खरे तो वहीं भी कार्बनिक खाद मिले। वही है जो पत्ता है अवशेष है जी। हमें ये कहा जाता है कि अगर आपके पास पशु हैं तो इन अवशेषों को पशुओं को खिला के गोबर वापस खेत में डालिए ताकि वो अपने मृदा सुधार में काम करता है। और अगर आपके पशु नहीं है तो जो अवशेष हैं उनको आप वेस्ट डिकम्पोजर आता है उससे सड़ा के उस अवशेषों को वापस खेत को दे दो, जिससे उसकी जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो बनी रहेगी।
अन्यथा अपना खेत में निरंतर गिरावट आएगी। पर अणी में किसान भाई की देखो सबसे बड़ी धारणा यह भी है कि एक आपने देखो अटीने जैसे मेवाड़ की जमीन है और आसपास का एरिया की जो जमीन है उनमें किसान भाई के यूं है कि भाई देखो अगर लगातार 3 फसल आप लेवा तो धीरे धीरे उत्पादन कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। मुख्य कारण कही है सर? कारण यही है कि किसान भाई हमारा अगर फसल चक्र नहीं अपनाएगा, एक कुल की फसल लेगा तो उनकी जड़ों की गहराई ज्यादा होगी तो वो गहरे से अवशोषण लेगा, ऊपर पोषक तत्व तो पड़े लेकिन फसल उसका उपयोग नहीं कर पाएगी। तो ये जो फसल चक्र अपनाते हैं कि अपन एक खाद्यान्न फसल या धान की फसल लेते हैं उसके बाद में एक दलहनी फसल का समावेश करते हैं, जिससे क्या होता है कि जड़ क्षेत्र जमीन में जो पोषण तत्व का स्तर है उसका भी उपयुक्त उपयोग होता है। साथ साथ में जो ज्यादा उपयोग करने वाली जो फसलें हैं पोषक तत्वों का उसके बाद कम उपयोग करने वाली फसल का समावेश करते हैं, तो उससे में जो जमीन में जो पोषक तत्व की उपलब्धता है वो बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है, जिससे खेत की उत्पादकता बनी रहती है। बहुत ही बढ़िया बात की दी है गुलाबो बहन। और देखो साहब अपने कार्यक्रम में किसान भाई ने एक संदेश भी सुना सा और लगे हाथ एक लोकगीत भी सुना सा। बिल्कुल सा। चुक जे मती मोको चुक जे मती अवसरी आग्यो ए भगती को पीरा मारा चुक जे मती मोको आग्यो ए तीर बाकू पीरा मारा चुक जे मती। गेल आजे उपट जाजे मती ये बीरा मारा उपट जाजे मती। उपट जावे तो समझ कर जाजे, उपट जावे तो समझ कर जाजे कांटो लगा जे मती मोको आग्यो ए भगती को गिरा मारा चुक जे मती। गंगा नाजे यमुना नाजे नाजे सरस्वती ये बीरा मारा नाजे सरस्वती। सरस्वती में समझ करी नाजे, सरस्वती में समझ करी नाजे डूब जे मती मोको आग्यो ए भगती को पीरा मारा चुक जे मती। चुक जे मती रे मोको चुक जे मती अवसरी आग्यो ए भगती को पीरा मारा चुक जे मती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। વાસા પ્યારો સો લોકગીત આપા સુન્યો है और सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज આપણે चर्चा को विषय है जायद में मूंग उड़
उड़द और मूंगफली की खेती और दलहनी फसला को मृदा स्वास्थ्य पे प्रभाव। तो जो भी किसान भाई विषयों संबंधित कई भी जानकारी लेना चाहे तो वह कार्यक्रम में फोन करन की जानकारी ले सके। टेलीफोन नंबर है 01472294 एक नंबर और है 295020। भाई बस आप अच्छा कार्यक्रम में आ गया हाँ। और अब आप बातचीत करा कि देखो किसान भाई जो खेती जो करेगा जायद की उनके साथ में कि देखो मृदा को अगर स्वास्थ्य बना पर ठीक नहीं होगा तो देखो मेहनत करोगा तो भी बना अतरो प्रतिफल नहीं मिलेगा। मुकेश कुमार जी, किसान अपने जो जमीन है मिट्टी है खेती की वनी को स्वास्थ्य कई तरीकों सुधार सके साथ। देखो एक तो आप बतायो कि भाई गर्मी की जुताई कर ले, दूसरो फसल चक्र अपना ले, ये तो दो प्रमुख चीजें होगी। इसके साथ में बहुत सारा ऐसा काम है जो किसान भाई कर और अपना मिट्टी का स्वास्थ्य ने सुधार सके। कई तरीका है। बिल्कुल, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है कि वो पोषण प्रबंधन जो है अपने खेत का जी वो बिल्कुल अगर सही तरीके से करेगा तो उसका मृदा का स्वास्थ्य जो है हमेशा सुधरा हुआ रहेगा या संतुलित रहेगा। उसके लिए किसान भाइयों को सबसे महत्वपूर्ण बात इसको समझनी चाहिए कि जो पोषण अपन फसल को दे रहे हैं, एक तो मिट्टी की जांच जरूर कराएं। जो फसल अपन बोने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार ही उसमें उर्वरकों का प्रयोग करें। उतनी जरूरत है उतना ही डालें। अत्यधिक डालेंगे तो भी नुकसान है, कम डालेंगे तो भी नुकसान होता है। इसलिए किसान भाई सबसे पहले तो इस बात को समझ ले कि हमें मिट्टी की जांच करके ही फसल लगानी है। फिर हमारे किसान भाई को जो मिट्टी की जांच करते हैं तो उसमें हमेशा कार्बनिक पदार्थ गोबर की खाद कितनी डालनी है ये भी मेंशन किया हुआ होता है, उसमें लिखा हुआ होता है। और उर्वरक कितना देना है वो भी लिखा हुआ होता है। इसमें हमारे जो जांचकर्ता होते हैं वो उसमें जो उर्वरक की मात्रा या गोबर की खाद की जो मात्रा लिखते हैं तो हमेशा वो देखते हैं कि भाई आधा पोषण गोबर की खाद और ऐसी खादों से फसलों को मिले और आधा पोषण हमें रासायनिक उर्वरकों से जाए, जिसका रासायनिक उर्वरकों का कोई भी नकारात्मक प्रभाव उस खेत की मिट्टी पे भी नहीं पड़े और जो फसल उगा रहे हैं उस पे भी नहीं पड़े और उससे जो दाना बन रहा है, जो अनाज उत्पादन हो रहा है जिसको अपन खा रहे हैं, उस पे भी किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव न हो जो आगे चल के हमारे शरीर में रिफ्लेक्ट हो, हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाए। मुकेश कुमार जी, आप रे केवारो मतलब सीधो यो है कि देखो आपा जो भोजन कर रहा जी वन में जैसे दूध भी खाई रहा, दही भी खाई रहा, आपा मिठाइयां भी खाई रहा, साग सब्जी भी खाई रहा, तो जितनी शुद्धता आपा सेवन करांगा वंडो जो प्रभाव है अपना शरीर पे दिखेगा। आपरा चेहरा पे चमक रहेगा, आपरा बाल घना रहेगा, काला रहेगा और आंखों पे चश्मो नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये आपका शरीर ने जो भी पोषण है वो मिट्टी से आ रहा है। जी। और वे चीजें जिशान की आप खेत में भी अगर अनिस तरीका का पोषक तत्व ना होगा तो आपकी फसल भी बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल आप बनाने अगर पोषण नहीं दोगा तो जैसे अपन नहीं कहवा कि भाई जैसे ये कुपोषित है, बिल्कुल सही, कम खावे इन्हें बच्चे को नहीं, बिल्कुल। तो ये जो सब चीजें हैं देखो, तो ये असंतुलित मात्रा का प्रयोग करने से किसान आज उस अपन खेती जो है उस तरफ बढ़ चुकी है कि आज की तारीख में आप देखो कि गाँव में कितना कैंसर, हार्ट अटैक की समस्या किसानों के हो रही है। तो ये सब चीजें कहाँ से आ रही? ये सब चीजें आज महिलाओं में चिड़चिड़ापन, आदमियों में चिड़चिड़ापन, ये जिंक की कमी के लक्षण है। अगर आप डॉक्टर के पास अपन जाएंगे तो डॉक्टर भी आजकल जिंक की गोली लिखता है। तो वो कमी आपके शरीर में है। तो अभी तक जितनी अपने पास बीमारियां होती है तो अभी तक ये माना जाता है कि 70-80% तो पोषण जो है वही उसके लिए जिम्मेदार है बीमार होने के लिए। आपका 20% 15% ही जो जीवाणु या कोई विषाणु की वजह से आदमी बीमार होता है या कमजोरी आती है। जी, तो मुकेश कुमार जी, आप केवारो मतलब ये है कि आज जो अपना मानव शरीर में जितनी भी बीमारियां वेरी है वंडो अधिकांश जो है वो कटे अपना किसान भाई खेत में पोषक तत्व की पूर्ति नहीं कर रही है। वही की वजह आनी बीमारी का जो लक्षण है वे अपना शरीर में दिख रहा है। और अपने जो अगर जैसी मार्केट में जैसे सब्जियां आ रही है, फल आ रहा है, अगर ये केमिकल मुक्त होगा तो निश्चित रूप से अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और देखो खर्चो तो अपने कटे करना है, या तो आप खेत में कर लो या अपने शरीर पे कर लो, बीमारी के वास्ते कर लो। तो इनके वास्ते कि किसान भाइयों ने चीज को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और इनके साथ में अपना जितना भी कृषि वैज्ञानिक है वनारे भी मुख्य भूमिका है कि किसान भाइयों ने केवल भाई रासायनिक उर्वरक की जगह पे जैविक उर्वरक काम में ले, प्राकृतिक खेती जिसान की बताई जैविक उर्वरक वगैरह तो अणु काम में ले और अपने मिट्टी का स्वास्थ्य ने सुधारना है। बिल्कुल सर। और देखो मृदा स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हो तो मृदा स्वास्थ्य अगर खराब हुई तो विकऊ रोग और कीट लागवा की भी संभावना बढ़ जाए। बिल्कुल सही कहा। अगर मृदा में सुधार नहीं है, पोषक तत्व की कमी है तो उस फसल में उतने ज्यादा कीड़े लगेंगे, उतनी ही बीमारी आएगी। क्योंकि कमजोर आदमी या कमजोर पौधा होगा तो वो सबसे पहले बीमार पड़ेगा। और अगर स्वस्थ है उस पर कम अटैक होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। तो इसलिए मृदा का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मैं किसान भाइयों को भी एक बात बता देना चाहता हूँ कि अपन एक हिस्ट्री की बुक पढ़ते थे इतिहास में, तो मैंने कहीं पढ़ा कि मोहनजोदड़ो जितनी भी सभ्यताएं हुई ये सभ्यताएं क्यों खत्म हो गई? क्योंकि उन्होंने मिट्टी का संरक्षण नहीं किया, मिट्टी को नहीं बचाया, तो वो सभ्यता ही खत्म हो गई। तो अब अगर अपने इतिहास से अगर आज हम सबक लेके अपने आप को अपने बदलाव नहीं करेंगे तो आने वाला समय भी अपने उन इतिहास बन जाएगा। जी,
तो देखो साहब, बहुत ही बढ़िया जानकारी आज मुकेश कुमार जी आमेटा साहब आपने दी दी है अपने कार्यक्रम में। और देखो आज का मौसम की अगर आप बात करा तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 85% और हवा की जो गति है वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब रहेगा साहब। और काल का मौसम को अगर अनुमान लगाओ तो काले अधिकतम तापमान रह सके है 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, नमी 94% और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तारू हवा चालवा की संभावना है। अपन किसान भाइयों इजाजत लेवा की टेम आ गई है साहब। तो सबसे पहले तो मुकेश कुमार जी ने धन्यवाद देवा कि माँ के कार्यक्रम में पधारे और माँ के किसान भाई नात्री बढ़िया जानकारी आप दी है। इनके साथ ही माँ के कार्यक्रम को टेम वेरियो है पूरो अगले मंगलवार ने 19 वक्त पाचा मलांगा चित्रे माने दोयन देव इजाजत गणा गणा राम राम साहब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।